in nitric acid, nitrogen is in its highest oxidation state. Nitrogen is in its highest oxidation state. और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है तो वो नीचे आ सकती है, मतलब वो रिड्यूस हो सकता है। तो HNO3 कैन बी reduced into various oxides of nitrogen. नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्साइड्स में HNO3 रिड्यूस हो सकता है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हाईएस्ट है नाइट्रोजन की। तो HNO3 की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं उनमें हम लोग को ये जानना होगा कि HNO3 रिड्यूस किस में होता है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है और साथ में कोई रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है। जैसे H2O2 है तो इसका रिडक्शन प्रोडक्ट है वाटर। देखिए -1 से -2 में आ गया। मान लीजिए SO2 है तो उसका रिडक्शन प्रोडक्ट है सल्फर। ये देखिए सल्फर इसमें +4 से 0 में आ गया। जब भी कोई सब्सटेंस अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर गिरेगी। या मान लीजिए NO2 है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो होता है इस तरीके से। तो ये इसमें +4 से +2 में चला गया। तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक पोटेंशियल इक्वेशन हम लोग को लिखना होता है। पोटेंशियल इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन दिखेगा और साथ में कोई रिडक्शन प्रोडक्ट दिखेगा। जैसे KNO3 है तो KNO3 रिड्यूस हो जाता है KNO2 में +5 से +3। ये सब वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, मान लीजिए क्लोरीन है तो क्लोरीन रिड्यूस हो जाएगा HCl में। ये देखिए 0 से -1। तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक पोटेंशियल इक्वेशन होती है जो हम लोग को मालूम होनी चाहिए, जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा और उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक रिडक्शन प्रोडक्ट होगा। HNO3 का मामला थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसके रिडक्शन प्रोडक्ट कई सारे हो सकते हैं और उनमें से कौन सा रिडक्शन प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड कई बातों पे करता है। वो 3 बातें मेन है। एक तो HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दूसरा उस सब्सटेंस का नेचर क्या है जिसका ऑक्सीडेशन होना है, और तीसरा टेम्परेचर। तो ये बात अगर हम लोग मेंशन करें कि द रिडक्शन प्रोडक्ट of HNO3 is generally NO और NO2। जनरली NO या NO2 उसका रिडक्शन प्रोडक्ट होगा। डाइल्यूट HNO3 is mainly reduced into NO और concentrated HNO3 is mainly reduced into NO2। HNO3 का जो रिडक्शन प्रोडक्ट है वो आइदर NO या NO2 है जनरली। इसके अलावा बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं जिनमें HNO3 रिड्यूस हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि HNO3 का रिडक्शन प्रोडक्ट मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
पहला उसका कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होना है कि वो सब्सटेंस कौन है, और तीसरा टेम्परेचर। तो आगे ये बात मेंशन कर लें, द रिडक्शन प्रोडक्ट of HNO3 depends upon following factors. पहला कंसंट्रेशन, दूसरा नेचर ऑफ द substance to be oxidized, और तीसरा टेम्परेचर। HNO3 एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसका एक ही रिडक्शन प्रोडक्ट नहीं होता है, अलग अलग उसके रिडक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं। इस वजह से HNO3 जो है कॉम्प्लिकेटेड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। अब ये सब देखिए कितने सिंपल है, इनका एक ही पैटर्न रहेगा सभी रिएक्शंस में। क्लोरीन जब भी रिड्यूस होगा HCl में, H2O2 जब भी रिड्यूस होगा वाटर में, SO2 जब भी रिड्यूस होगा सल्फर में। ये मत सोचना कि SO2 SO बना लेगा, SO+O। ऐसे NO2 जब भी रिड्यूस होगा NO में, KNO3 KNO2 में। लेकिन HNO3 का मामला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें सबसे पहले लिखें डाइल्यूट HNO3 रिड्यूस होगा NO में, और कंसंट्रेटेड HNO3 रिड्यूस होगा NO2। उसका भी कारण हम लोग समझेंगे कि डाइल्यूट HNO3 क्यों NO में रिड्यूस होता है, कौन HNO3 क्यों NO2 में रिड्यूस होता है, उसका भी कारण जानेंगे। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए आप वाटर लिखोगे, क्योंकि H आखिर किस रूप में जाएगा, वाटर के रूप में, और नेसेंट ऑक्सीजन आपको लिखनी ही है। अब इसको बैलेंस करना है, तो H यहां पे 2 है दोनों जगह, तो 2HNO3 कर दिया दोनों तरफ। अब नाइट्रोजन यहां पे 2 है, 2 कर दिया, यहां भी 2 है, 2 कर दिया। ऑक्सीजन यहां पे 6 है, तो 2 1 3 और 3 6, तो दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में आ गई। अब हम लोग सबसे पहले मेटल्स के साथ HNO3 के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को देखेंगे। तो आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ HNO3 विद मेटल्स, मेटल्स के साथ। तो इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। H के नीचे वाले मेटल्स जो है वो अगर आपको याद हो, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कराई थी, एक बार रिकॉल कीजिए। लिपोबसर का सोमेल, मंजन करा के कोनी सांले, याद है? तो याद है तो लिखिए, जिन लोगों को नहीं याद है मैं मेंशन कर देता हूं। लिपोबसर का सोमेल, मंजन कर आ के कोनी सांले। लिपोबसर का सोमेल, तो सो मतलब सोडियम, सोमेल मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सोमेल। बसर का लिपो, लिपोबसर का सोमेल, मनजन, मनजन, कर मतलब क्रोमियम, आ मतलब आयरन, कर आ के मतलब कैडमियम, को नी सान, एसन सान, ले मतलब लेड, लेड को ले बोल रहे हैं। तो आपको याद है ना, बताया था सोमेल एक लड़का है, बसर का मतलब गोबर, गोबर लिपो,
मंजन कर आके, उतनी देर में कंडे बन जाएंगे वो गोबर जो है। कोनी मतलब कंडे सान ले, लिपो बसर का सोमैल मंजन करा के कोनी सान ले। तो इस सीरीज का महत्व आपको पता ही लगता है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे क्या टेंडेंसी जो है वो घटती जाती है, रिड्यूसिंग पावर घटती जाती है, या ये कह लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता जाता है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी घटती जाती है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, डिक्रीजिंग टेंडेंसी, डिक्रीजिंग टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगातार घटता जा रहा है। और ये सब हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स हैं। और हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स कौन होंगे, H के नीचे वाले मेटल्स कौन होंगे, याद है, तांबा, चांदी, सोना। तांबा सस्ता है, चांदी महंगी, सोना और महंगा। कई लोग क्लास में सोते रहते हैं, उनके लिए सोना बहुत सस्ता है। तांबा, चांदी, सोना। आगे क्या लिखेंगे, हाँ जी पता है, इसी क्रम में याद रखना है। और इसके ऊपर कौन है, लेड, पूरी सीरीज इसके ऊपर लिख लीजिए। तो गोल्ड और प्लेटिनम के बारे में तो आपको पता ही है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम आर कैसे मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स हैं। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोबल मेटल्स। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नॉट अफेक्टेड बाई HNO3 even under very hot and concentrated conditions. HNO3 के बारे में एक बात जरूर मेंशन करिएगा कि HNO3 का जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। As the concentration of HNO3 increases, its oxidizing power increases. HNO3 डाइल्यूट को हम लोग कहेंगे वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड को कहेंगे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 जितना डाइल्यूट होगा उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो गोल्ड और प्लेटिनम जो है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, इवन हॉट कंडीशन भी क्यों ना हो। तो इन 5 में से इन 2 मेटल्स को छोड़ के बाकी 3 मेटल्स की रिएक्शन HNO3 से हो जाती है, इवन डाइल्यूट HNO3 से हो जाती है। इवन डाइल्यूट HNO3 कैपेबल है इन तीनों को ऑक्सीडाइज करने में। तो HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अच्छी खासी होती है, डाइल्यूट HNO3 भी इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। तो लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इन 4 रिएक्शंस को हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो जब भी किसी मेटल के संपर्क में हम HNO3 लाएंगे तो HNO3 क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा। और आपको पता है मेटल और नॉन मेटल आपस में इजीली कंबाइन कर सकते हैं, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। नॉर्मली मेटल जब एसिड को देखते हैं तो मेटल क्या करते हैं, एसिड में से H निकाल देते हैं, लेकिन HNO3 एक ऐसा एसिड है जो H नहीं निकालने देगा, क्योंकि HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, वो बल्कि मेटल को O दे देगा। तो जब हम लोग लेड की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो इसकी देखिए मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर बाकी मेटल्स के लिए आसानी से लिख लेंगे। तो डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन निकाल देगा, और नेसेंट ऑक्सीजन निकल के लेड को किसमें कन्वर्ट कर देगी, लेड ऑक्साइड में, PbO बन जाएगा। और PbO जो है वो बेसिक है। अब PbO किससे कंबाइन करेगा,
HNO3 से। आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि PbO2 क्यों नहीं बना? वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। लेड शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इस वजह से देयरफॉर PbO2 इज नॉट फॉर। लेड ग्रुप 4 से ए का एलिमेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +4 में जाने से अपने आप को रोकेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए लेड के ऑक्सीडेशन से PbO बनाया गया है। अब PbO बेसिक है, HNO3 से रिएक्शन करके लेड नाइट्रेट प्लस वाटर। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम इस तरह से ऐड करेंगे ताकि नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाए। तो यहां देखिए 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकली है, तो हम लोग इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस इक्वेशन में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों इक्वेशन को ऐड करके बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब बार बार हम लोग को ये ना करना पड़े, इसके लिए रूल समझ लें। मेटल के संपर्क में जब HNO3 लाएंगे तो HNO3 नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, मेटल उस ऑक्सीजन को लेके मेटल ऑक्साइड बना देगा, और मेटल ऑक्साइड बेस है, HNO3 से रिएक्शन करके अपना नाइट्रेट बना लेगा। यानी रूल क्या बना कि जब हम मेटल की रिएक्शन HNO3 से कराएंगे तो मेटल का नाइट्रेट बना देंगे, और साथ में इसका रिडक्शन प्रोडक्ट बना देंगे, और इसका रिडक्शन प्रोडक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी बैलेंस करने के लिए H2O। तो लेड प्लस डाइल्यूट HNO3, लेड नाइट्रेट प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलेगी। जो NO गैस है वो डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? हर वो स्पेसी जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स विषम संख्या में हो पैरामैग्नेटिक होगी। तो NO पैरामैग्नेटिक है। कलर्ड है कि कलरलेस है? कलरलेस है, और डाई एटॉमिक है, तो कलरलेस पैरामैग्नेटिक डाई एटॉमिक। इसी तरह से हम लोग कॉपर सिल्वर मरकरी की रिएक्शन लिख सकते हैं। तो कॉपर की रिएक्शन या सिल्वर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से लिखनी हो तो क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म से प्रोडक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखा जाएगा? कॉपर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट, और साथ में NO। उसी पैटर्न पे कॉपर का नाइट्रेट, सिल्वर का नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब अगर कॉपर और सिल्वर की रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड HNO3 से कराएंगे, इसमें बस रिडक्शन प्रोडक्ट बदल जाएगा। कॉन्क HNO3 का जो रिडक्शन प्रोडक्ट है वो NO2 है। तो इस वाले केस में और इस वाले केस में 2 चीजों का अंतर है। एक रेट का अंतर है कि सेकेंड वाली रिएक्शन फास्टर रेट पर होगी, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में फर्क आ जाएगा। बाकी नाइट्रेट वही वाले बनेंगे, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और NO2 गैस। और NO2 आपको पता है रेडिश ब्राउन कलर की गैस, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। कलर तो बेटा याद ही करना पड़ेगा, रेडिश ब्राउन कलर। तो बहुत सिंपल सा मामला है, अगर आपने उस मैकेनिज्म को समझा है कि HNO3 जब भी अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा तो पहले नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए? मेटल के लिए।
और वो नेसेंट ऑक्सीजन मेटल के साथ मिलके मेटल का ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड में बेसिक कैरेक्टर है वो HNO3 से मिलके उसका नाइट्रेट बना देगा। अब मरकरी के साथ रिएक्शन मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मरकरी के केस में क्या है, दो तरह के नाइट्रेट्स, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। डाइल्यूट HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, कॉन्सेंट्रेट की ज्यादा है, तो डाइल्यूट HNO3 के केस में मरकरी को आप मर्क्यूरस तक ऑक्सीडाइज कराएंगे और कंसंट्रेट में मरकरी को मर्क्यूरिक तक ऑक्सीडाइज कराएंगे। तो मरकरी की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करा दें और मरकरी की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करा दें। अब दोनों में गैसेस अलग अलग निकलेंगी। यहां निकलेगी NO गैस, इसको नो गैस मत समझ लेना, NO गैस। नो अगर लिखना होता तो O छोटा लिखते, तो NO गैस निकल रही यहां पे, NO2 गैस, और पहले केस में मर्क्यूरस नाइट्रेट और दूसरे केस में मर्क्यूरिक नाइट्रेट। तो रीजन उसका यह है कि डाइल्यूट HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है तो इसको 0 से +1 तक पहुंचाया। कंसंट्रेट HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो 0 से +2 में पहुंचाया। आल्दो इसी तरह की बात आपके दिमाग में कॉपर के लिए आ सकती है। कॉपर के केस में फैक्ट यह है कि कॉपर को डाइल्यूट HNO3 ने ऑक्सीडाइज तो क्यूप्रस तक किया, लेकिन क्यूप्रस में टेंडेंसी होती है डिसप्रोपोर्शनेट होने की। तो क्यूप्रस हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट डिसप्रोपोर्शनेट क्यूप्रिक प्लस कॉपर। इस वजह से डाइल्यूट HNO3 में भी क्यूप्रिक नाइट्रेट ही बनाया गया। डाइल्यूट HNO3 ने कॉपर को क्यूप्रस तक ही ऑक्सीडाइज किया था, लेकिन क्यूप्रस हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट डिसप्रोपोर्शनेट, और उसकी वजह भी हम लोग समझते हैं डी ब्लॉक वाले चैप्टर में। अब सारी चीजें यही समझ लेंगे तो चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा। तो कॉपर के केस में डाइल्यूट HNO3 हो चाहे कॉन्सेंट्रेट हो, क्यूप्रिक नाइट्रेट। और ध्यान रहे क्यूप्रस आयन कभी भी सोल्यूशन में नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन में अगर होगा, अगर सोल्यूशन में है तो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। क्यूप्रस कब एग्जिस्ट करेगा, जब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, अदरवाइज क्यूप्रस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लगभग होता है 10⁻33, जो कि अनंत मान लेते हैं हम लोग, मतलब ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह भी होगी, तो खैर डेटा हो गया, लेकिन डेटा से एक सपोर्ट तो मिलता है हम लोग को, हाँ भाई क्यूप्रस आयन की कितनी जबरदस्त टेंडेंसी है। लेकिन इधर मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक देखिए दोनों बने, डाइल्यूट में मर्क्यूरस, इसमें मर्क्यूरिक। तो अब मान लीजिए आपके पास इस तरह का केस दिया हो कि एक एलॉय है ब्रॉन्ज और एक मान लीजिए सोल्डर है। तो दोनों के पहले तो फार्मूले अगर आपको पता हो तो लिखो, 9-10 क्लासेस में ये फार्मूले शायद पढ़े हो किसी ने। ब्रास का फार्मूला, सोचिए इन एलॉयस के फार्मूले जब तक आप सोचते हैं तब तक हम लोग कुछ आगे भी पढ़ ले जाएं। तो एक दूसरे की हेल्प से फार्मूले शायद आप रिकॉल कर लो। ब्रास वही पीतल हो गया ना, और ब्रांज जो है कांसा हो गया। सोल्डर जो है मेटल्स को जोड़ने में यूज होता है, सोल्डरिंग में। तो ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर और टिन। सोल्डर क्या है, टिन और लेड। और ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक। असाइनमेंट बना, एक है जर्मन सिल्वर, एक जर्मन सिल्वर है, उसमें सिल्वर नहीं होता,
वो होता है कॉपर, जिंक, निकिल। तो इन एलॉयस का जिक्र हमने अपने असाइनमेंट में आज किया है, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब धीरे धीरे हम लोग आगे रिएक्शन पढ़ते हैं। कॉपर के साथ रिएक्शन पढ़ ली, लेड के साथ पढ़ ली, कॉपर के साथ पढ़ ली, और सिल्वर खैर इसमें है ही नहीं। और एक होता है डेंटल अमलगम। डेंटल अमलगम, अमलगम तो जानते ही हो, किसी भी मेटल का मरकरी में सोल्यूशन अमलगम कहलाता है। तो डेंटल अमलगम, तो मरकरी तो पक्की बात है इसमें होगा। और दांत में जब फिलिंग करनी होती कैविटीज की, तो चांदी की फिलिंग करते हैं, तो चांदी होगी। और साथ में ब्रॉन्ज वाले मेटल डाल दो, तो डेंटल अमलगम का फार्मूला, दांतों में जो कैविटीज हो जाती हैं उसको फिल करने में डेंटल अमलगम यूज करते हैं। तो चांदी की फिलिंग होती है, साथ में कॉपर टिन। तो कैसे याद रहेगा इसका फॉर्मूला? डेंटल अमलगम, चांदी की फिलिंग होनी है, अमलगम है तो मरकरी है, बाकी साथ में ब्रॉन्ज डाल दिया, ब्रॉन्ज। अब इसमें देखिए मरकरी के साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, सिल्वर के साथ पढ़ चुके हैं, कॉपर के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन जगह जगह कुछ ऐसे मेटल्स आ रहे हैं जिनके साथ पढ़नी है। अब ध्यान दीजिएगा, जिंक और आयरन के केस में जब हम लोग डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, तो नॉर्मली डाइल्यूट HNO3 के केस में NO गैस, बेटा बातचीत ना करना प्लीज। डाइल्यूट HNO3 के केस में नॉर्मली कौन सी गैस निकलती है? NO। लेकिन आपको बताया गया है कि कंसंट्रेशन के अलावा सब्सटेंस के नेचर पर भी डिपेंड करता है रिडक्शन प्रोडक्ट। यहां पे NO गैस नहीं निकलेगी, बल्कि जिंदगी में आए दिल से, ये जिंदगी है, ये आए मतलब आयरन, जिंदगी में आए दिल से हंसी, जिंदगी में आए दिल से हंसी, हंसी मतलब हंसाने वाली गैस N2। इस तरह से आप याद रख पाओगे। यहां पे HNO3 का रिडक्शन किसमें हुआ? +5 से +1 में हुआ। तो कौन से मेटल्स हैं जिनकी डाइल्यूट HNO3 से कराएं तो N2O गैस निकलेगी? तो उसको याद रखना है इस ढंग से, क्योंकि HNO3 का जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स बना के उसको याद करते हैं। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। जिंदगी में, ये जिंदगी है, जिंक जिंदगी, आए मतलब आयरन, जिंदगी में आए दिल, दिल मतलब डाइल्यूट, दिल से हंसी, डाइल्यूट HNO3 के साथ साथ में क्या बना देंगे? जिंक, नाइट्रेट और फेरस। फेरिक नहीं बनाइएगा, फेरस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि डाइल्यूट HNO3 है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है। इसको समझने का एक आसान तरीका है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक और आयरन कहां पे हैं? ये देखिए, जिंक है, ये आयरन है, जो कि लेड से ऊपर है। और जो मेटल जितना ऊपर होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ये मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम है तो लिख लो, मालूम है तब भी लिख सकते हो। वो मेटल जो ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जितना ऊपर होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। जैसे लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एक एक बात ये काम की है, और इसी पैटर्न पे पढ़ोगे तो एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर पाओगे। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखिए, जिंक और आयरन की रिड्यूसिंग पावर लेड से या कॉपर, मरकरी, सिल्वर से ज्यादा है। जब ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो जब कॉपर था या लेड था या सिल्वर था या मरकरी था, ये डाइल्यूट HNO3 को किस में रिड्यूस कर रहे थे? NO में। मतलब +5 से +2, 3 का चेंज क्रिएट कर पा रहे थे। लेकिन जिंक आयरन की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो देखिए 4 का चेंज क्रिएट कर दिया। इसके पीछे का लॉजिक हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि इनकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो 4 का चेंज क्रिएट कर दिया, और ज्यादा रिड्यूस कर दिया, 5 से 1 तक ले गए।
बाकी तो नाइट्रेट्स बनने ही बनने हैं। अब अगर हम लोग जिंक और आयरन की रिएक्शन वेरी डाइल्यूट HNO3 से कराएं, जिंक और आयरन की रिएक्शन वेरी में कितने लीटर है? 4 लीटर है। +5, यहां देखिए कितने का चेंज आ रहा था? 4 का। वेरी में 4 लीटर है, तो 4 और 4 8 का चेंज आएगा। 4 और 4 8 का चेंज आएगा। तो 5 में से 8 घटाइए, -3। -3 का मतलब अमोनिया। अमोनिया में ही तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, और किसी में तो ही नहीं। और अमोनिया का मतलब नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में अमोनिया क्या बना लेगा? अमोनियम नाइट्रेट। बाकी क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट और फेरस नाइट्रेट। तो अगर आपने जिंक आयरन की डाइल्यूट HNO3 से पढ़ी, जिंदगी में आए दिल से हंसी, तो उसमें 4 का चेंज आ रहा है HNO3 में। अब यहां वेरी डाइल्यूट कर दिया, तो वेरी का मतलब 4 लीटर बढ़ गए, तो 4 + 4 8 का चेंज आएगा। तो 5 - 8 -3, क्योंकि जितना HNO3 डाइल्यूट होता जाएगा, ये समझ लो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी कम होती जाएगी। ऐसे में ये कह सकते हो कि इसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ गई। इस तरह उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, है ना। ये दोनों आपस में कंपटीटर है। इसकी अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर घटी, मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ गई। रिड्यूसिंग पावर बढ़ गई, तो इसने इसको और ज्यादा नीचे तक रिड्यूस कर दिया। यानी इस रिएक्शन में कोई गैस नहीं निकली। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं कि सारे मेटल्स के साथ पढ़ेंगे, कुछ निश्चित गिने चुने मेटल्स के साथ ही पढ़ेंगे जिनके बारे में पूछा जाता है। अब आता है मामला टिन का, और टिन को हम लोग कहेंगे सनकी, SN, सनकी। तो टिन के केस में क्या होगा? डाइल्यूट HNO3 हो या वेरी डाइल्यूट HNO3 हो, इसको आप नाना पाटेकर की तरह समझो। मतलब नाना पाटेकर का रवैया क्या रहता है? कोई छोटा चोर हो चाहे बड़ा चोर हो, मार उसको उतनी पड़ेगी। अगर आपने उसकी फिल्में देखी हो तो अंदाजा लग गया होगा उसका। तो टिन क्या करता है, चाहे डाइल्यूट हो चाहे वेरी डाइल्यूट हो, मतलब इसको बुरी तरह पीटता है, मतलब बिल्कुल नीचे तक इसको रिड्यूस कर देता है। यानी यहां भी क्या बनाओगे? अमोनियम नाइट्रेट। तो टिन है सनकी। सनकी है तो HNO3 के साथ उसका रवैया ऐसा है, जब HNO3 अपने जलवे में नहीं है, डाइल्यूट HNO3 वेरी डाइल्यूट, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, दबा हुआ है, दबा हुआ, तो कायदे से इसको जो है रिड्यूस कर दिया। अब वो जो भी लैंग्वेज यूज कर लो, स्टेनस नाइट्रेट बना दिया। अब आपको एक चीज इसमें क्लियर कर दें कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपको ये 5 ध्यान रखने हैं। TBI का पुलिस स्टेशन, ये 5 नॉन मेटल्स जो है, TBI कार्बन बोरॉन आयोडीन का पुलिस स्टेशन, फास्फोरस सल्फर, इनकी रिएक्शन ऑब्वियसली डाइल्यूट HNO3 से नहीं हो पाएगी। कारण डाइल्यूट HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, और नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी कम होगी, क्योंकि ये खुद नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है ना। तो जो नॉन मेटल होगा उसकी एफिनिटी ऑब्वियसली नॉन मेटल के प्रति कम होगी। तो ऐसे में कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इनकी रिएक्शन होगी। और कौन का HNO3 रिड्यूस किसमें होगा? NO2 में। और कौन का HNO3 इनको इनके हाईएस्ट ऑक्साइड तक ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब सल्फर को कहां भेज देगा? SO3 तक।
SO3 तक भेज देगा। मतलब डाइल्यूट में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, यहां ऑक्सीडेशन हुआ तो बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा दिया SO3। और पानी तो सिस्टम में है ही, तो SO3 हाईली सॉल्युबल है, पानी बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन नॉन मेटल्स को करस्पॉन्डिंग इक एसिड में भेज देगा, इक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरस के केस में फास्फोरिक एसिड, सल्फर में सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस में फास्फोरिक एसिड, आयोडीन में आयोडिक एसिड। ध्यान रहे आयोडीन में +5 तक भेजा, क्योंकि आयोडीन अपने ग्रुप में सबसे नीचे है, इनर्ट पे इफेक्ट है, +7 तक नहीं भेज पाया। इतनी दम नहीं इसमें, क्योंकि आयोडीन अपने ग्रुप में सबसे नीचे है। इनर्ट पे इफेक्ट की स्पेलिंग ही आई से शुरू होती है, तो आयोडीन में अगर इनर्ट पे इफेक्ट नहीं होगा तो किसमें होगा? तो इनर्ट पे इफेक्ट की वजह से ये +7 में इसको नहीं भेज पाएंगे। अगर +7 में इसको भेजना है तो आपको फ्लोरीन लाना पड़ेगा। अगर फ्लोरीन इसके संपर्क में आ जाए, तो फ्लोरीन के बारे में तो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, तो HiO3 को HiO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अगर नॉन मेटल्स है, कौन कौन से नॉन मेटल? CBI का पुलिस स्टेशन, तो सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड, आयोडीन को आयोडिक एसिड, बोरॉन को बोरिक एसिड। और कार्बन के केस में कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। लेकिन कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, इसमें CO2, H2CO3 अनस्टेबल होने की वजह से यहां लिखेंगे CO2। तो ये 5 नॉन मेटल्स के साथ कॉन्क HNO3 की रिएक्शन का पैटर्न क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग इक एसिड बनेंगे, सल्फ्यूरिक, फास्फोरिक, आयोडिक, बोरिक। कार्बोनिक एसिड ना आंसर देके आपको CO2 आंसर देना है। अब कार्बन परिवार का ही तो टिन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है, कार्बन परिवार का ही टिन है। और टिन क्या है? सन की है। उसने HNO3 को कायदे से रिड्यूस किया था जब डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट था। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ टिन की रिएक्शन होगी तो अब इसका जलवा चलेगा। ये कहेगा तुम किस परिवार के हो? कहेगा मैं कार्बन परिवार का हूं। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। आओ बेटा तुम्हें भी हम नॉन मेटल की तरह बिहेव कराएं, जब हम डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट थे तब तुमने हमें कायदे से निचोड़ा था, मतलब बिल्कुल रिड्यूस कर दिया था बहुत बुरी तरह से। तो अब टिन को क्या करेगा? वो नॉन मेटल की तरह बिहेव कराएगा। यानी जैसे यहां पे H2CO3 बना, इसमें क्या बनेगा? H2SNO3 बन जाएगा। यानी यहां पे आंसर क्या लिखोगे? H2SNO3 प्लस NO3। टिन क्योंकि सन की है, इस तरह से ध्यान रहेगा आपको। जब डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट के संपर्क में आया तो उसने कायदे से उसको रिड्यूस कर दिया बिल्कुल लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट तक। उसी टिन को कॉन्क HNO3 ने नॉन मेटल की तरह बिहेव करा दिया। तो कौन सा मेटल है? द मेटल which behaves as a non-metal when comes in contact with concentrated HNO3 is tin। और इसका नाम है मेटास्टेनिक एसिड। मेटास्टेनिक एसिड। मेटा वर्ड क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली जो टिन का +4 में एसिड होगा वो यही तो होगा। इसमें से अगर आप वाटर निकाल दो, इसका नाम है आर्थोस्टेनिक एसिड। आर्थोस्टेनिक एसिड। और किसी आर्थो एसिड में से अगर वाटर निकाल दो तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? मेटा एसिड।
मतलब H2SNO3 को नाम हमने मेटास्टेनिक एसिड क्यों दिया? पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे टिन की ऑक्सीडेशन नंबर देखो +4 है और टिन OH का होल 4, ये देखा जाए तो क्या है, H4SNO4 है, तो इसका नाम है आर्थोस्टेनिक एसिड। आर्थोस्टेनिक एसिड, इसमें से एक वाटर निकाल दो, तो आर्थो में से वाटर निकालोगे तो मेटा बन जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा H3PO4, इसमें से अगर आप वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा? HPO3, इसका नाम है आर्थोफास्फोरिक एसिड। आर्थोफास्फोरिक एसिड, और इसका नाम मेटाफास्फोरिक एसिड। इसी तरह से देखिए H3BO3, इसमें से वाटर निकाल दो, क्या बनेगा? HBO2, तो इसका नाम है आर्थो बोरिक एसिड, और इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड। अब वो आप रिएक्शंस लिख सकते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर और जर्मन सिल्वर, और एक जो और बताया था डेंटल अमलगम, उन सभी की रिएक्शंस हम लोग डाइल्यूट HNO3 से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो अगर आप ब्रास की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो कितनी गैसेस निकलेंगी? Reaction of brass with dilute HNO3 will produce how many gases? तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड किया जाए। और असाइनमेंट के क्वेश्चन जो ट्राई करना चाहें वो करें। जैसे इसकी रिएक्शन अगर आप ब्रॉन्ज की कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से, केवल एक गैस निकलेगी, कॉपर निकालेगा NO, टिन के केस में कोई गैस निकलेगी ना। अगर हम ब्रॉन्ज की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएं तो कितने सॉल्ट्स मिलेंगे? ब्रॉन्ज की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएं तो कितने सॉल्ट्स मिलेंगे? 3 सॉल्ट्स मिलेंगे, कॉपर नाइट्रेट, स्टेनस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। अगर ब्रास की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएं तो कितनी गैसेस प्रोड्यूस होंगी? 2। कॉपर निकालेगा NO, जिंक निकालेगा N2। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे वाले। ऐसे सोल्डर का केस है, सोल्डर की रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से कराएं तो NO गैस निकलेगी, और अगर कॉन्सेंट्रेट से कराएंगे तो भी एक गैस निकलेगी, है ना। तो सोल्डर की रिएक्शन अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे तो N1 नंबर ऑफ नाइट्रेट्स और N2 नंबर ऑफ गैसेस। तो सोल्डर का फार्मूला टिन प्लस लेड है, तो नाइट्रेट्स कितने मिलेंगे इसमें? एक बार रिवाइज करके अपना बोलिए। एक ही मिलेगा, क्योंकि टिन की कॉन्क HNO3 से होगी तो टिन का नाइट्रेट तो मिलने से रहा, लेड का नाइट्रेट मिलेगा, तो N1 क्या होगा? 1 और N2 1। तो इस पैटर्न के इंटीरियर टाइप में क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में यही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेटल किसमें कन्वर्ट होगा, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी।
ब्रास की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराओ और एक बार NaOH से कराओ। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन सी गैसेस निकली और इसमें कौन कौन सी गैसेस निकली। दोनों केसेस में गैसेस बतानी। Brass is mixture of copper and zinc. और आपको पता है कौन कौन से मेटल्स एम्फोटेरिक हैं? जनाबे अली, जनाबे अली सनक पड़े। जनाबे अली सनक पड़े मतलब इनकी रिएक्शन जब NaOH से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये वो मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस निकालते हैं और बेस के साथ रिएक्शन करके भी H2 गैस निकालते हैं। किसमें? हाँ, और भी मेटल्स हैं, मतलब ये खास हैं। तो बता सकते हैं कौन कौन सी गैसेस यहाँ निकलेंगी? NO प्लस N2O और इसमें हाइड्रोजन। जिंक निकाल देगा हाइड्रोजन। कॉपर की कोई रिएक्शन नहीं होगी NaOH से। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए लेड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई डाइल्यूट HNO3 से, इसमें बना सॉल्ट A और गैस X। सॉल्ट A को हीट किया तो इसमें गैस Y प्लस गैस Z प्लस कंपाउंड B। इसमें एक काम ये दिखा रहे हैं आपको, SN नाइट्रेट, स्टेनिक नाइट्रेट प्लस गैस X इज इक्वल टू SNO NO3 का होल ट्वाइस प्लस 3 या M लिख दें और गैस Y। अब आपको ये सारी गैसेस आइडेंटिफाई करनी है और M की वैल्यू बतानी है। लेड की रिएक्शन करानी है डाइल्यूट HNO3 से, उससे सॉल्ट A बनाया, साथ में गैस X। सॉल्ट A को हीट किया तो कंपाउंड B प्लस गैस Y प्लस गैस Z और स्टेनिक नाइट्रेट की रिएक्शन गैस X से कराई। ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए ये वाली, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। इससे आपको आसानी होगी समझने में। और SNO NO3 प्लस M गैस वाली, क्योंकि ये ऐसी रिएक्शन है जो उतनी कॉमन नहीं है आम पब्लिक में, इसीलिए हमने इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा है। तो यहां पे एक रूल आपको समझना होगा कि मेटल नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये रूल लिखें, इन जनरल
मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। इन जनरल, एक्सेप्शंस तो होंगे ही होंगे, इन जनरल ऐसे होगा। अब इसका लॉजिक समझ लें। जैसे कॉपर नाइट्रेट है, इसको हमें हीट करना है, तो इसमें क्या बनाएंगे, कॉपर का ऑक्साइड, और क्योंकि N वहां 2 है तो आई से NO2। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां ऑक्सीजन कितने, 6, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी हाफ। अब इसका लॉजिक आप समझ लीजिए। आपको ये पता है कि HNO3 का एनहाइड्राइड कौन है, N2O5 होगा, क्योंकि ट्वाइस HNO3 करो तो N2O5 प्लस वाटर ही तो होगा। तो अगर आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन N2O5 से कराओ, कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड। बेटा थोड़ा ध्यान दे बेटा, कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, और ये कैसा है, एसिडिक है। तो इसको आप HNO3 मानो, HNO3 का ही एनाइड्राइड है ये। तो इसमें क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। यानी आप कॉपर नाइट्रेट को इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। कॉपर नाइट्रेट कैन बी कंसीडर्ड एज मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड N2O5। अब N2O5 का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, N2O5 का स्ट्रक्चर अगर पता हो तो ये स्ट्रक्चर होता है N2O5 का। N2O5 को अगर हम लोग हीट करेंगे, N2O5 को हीट करने पर 2NO2 प्लस हाफ O2। इसकी मैकेनिज्म भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, काइनेटिक्स में पढ़ाई जाती है। N2O5 को अगर हीट करें तो 2NO2 प्लस हाफ O2 बना। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम कॉपर नाइट्रेट को हीट करें तो हम कॉपर नाइट्रेट को क्या मान लेंगे, इसको मान लें जैसे कॉपर ऑक्साइड और N2O5 का मिक्सचर। और मेटल का ऑक्साइड आसानी से तो ऑक्सीजन छोड़ता नहीं है, तो कॉपर का ऑक्साइड तो मेंटेन रहा, लेकिन N2O5 टूट जाएगा ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2। तो इस तरह से मेटल का नाइट्रेट मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 प्रोड्यूस कर देता है। अब ऐसे बहुत सारे नाइट्रेट्स हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन जब एल्कली मेटल नाइट्रेट का मामला आता है तो उसमें ये रूल फेल हो जाता है। तो अगर एल्कली मेटल नाइट्रेट हो, एल्कली मेटल कौन कौन सा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, इसको अगर हीट करें हम लोग तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा एल्कली मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। जैसे KNO3 है, आप KNO3 को हीट करो, KNO3 सॉलिड को हीट करिए, तो एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करने में रूल अलग चलेगा, लेकिन इसमें लिथियम शामिल नहीं है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है। तो KNO3 को हीट करेंगे तो क्या बनाओगे, KNO2 सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 202 ग्राम KNO3 को 202 ग्राम KNO3 सॉलिड को हीट करने पर
कितना वेट लॉस होगा? 202 ग्राम KNO3 सॉलिड को हीट करने पर कितना वेट लॉस होगा? इस सवाल को करिए, मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं। The loss in mass when 202 ग्राम KNO3 solid is heated. तो K का मास नंबर कितना लिखते हो? N का 14, O का 16, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 101 आ रहा है। तो 2 मोल हो गया, तो 1 मोल से आधा मोल, तो 2 मोल से 1 मोल, 1 मोल O2 निकलेगी, 1 मोल O2 का 32 ग्राम का लॉस होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। ठीक है ना? तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लें, क्योंकि गैस के निकलने से ही मास का लॉस हो गया, बाकी तो सॉलिड उस वेसल में है ही, ओपन कंटेनर में हीट कर रहे होंगे। 202 ग्राम लिया, O2 गैस उड़ गई, बाकी सॉलिड तो उस कंटेनर में रह ही गया। तो हीट करने से कितना लॉस हो गया मास को? तो एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो केवल O2 निकलेगी, NO2 नहीं निकलेगी। अच्छा, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है, इसको हीट करें, मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करने पर सिंपल रूल, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड, NO2 O2। और लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ डायगोनली कनेक्टेड है, रिलेटेड है, इसलिए जैसा मैग्नीशियम का सॉल्ट करेगा वैसा लिथियम का सॉल्ट करेगा। इसमें क्या बनाएंगे? Li2O, 2NO2, half O2। अब जो आपको शीट मिली है उसके क्वेश्चंस 10 मिनट में देखिए, ट्राई करिए कितने हो पा रहे हैं आपके। शीट मिली कि नहीं? शीट सबके पास है? एक दो चीजें इसमें हम और आपको बता दें। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, आप देखिए अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो ग्रुप 8 में आयरन, कोबाल्ट, निकिल का ट्रायड आपने देखा होगा। उसके नीचे कौन है? रूठेराव पांडे जी, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम। उसके नीचे कौन है भाई? आयरन, कोबाल्ट, निकिल के नीचे कौन सा ट्रायड है? रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम। उसके नीचे है ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 के कांटेक्ट में आते हैं तो पैसिव हो जाते हैं। मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकिल को अगर आप कॉन्क HNO3 में डाल देंगे तो ये मेटल पैसिव हो जाएंगे। पैसिव होने का मतलब अब ये डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके H2 नहीं निकाल पाएंगे, पैसिविटी आ जाएगी। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट HNO3 के संपर्क में आने पर पैसिव हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं शो करते जो मेटल को करना चाहिए। और जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स पढ़ते हो, तो अगर आपको याद हो मैंने बेसिक रेडिकल्स का एक बार ग्रुपिंग बताई थी, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, कुछ याद है? ग्रुप फर्स्ट में क्या बताया था? अजीब प्यार हो गया, नहीं बताया कभी ये? ग्रुप फर्स्ट में अजीब प्यार हो गया, Ag+, lead-2+ और मर्क्यूरस। फिर कद्दू का भिंडी से प्यार हो गया सेकंड ग्रुप में, कैडमियम, कॉपर, बिस्मथ, लेड, मर्क्यूरी। फिर थर्ड ग्रुप में क्या बताया था? आलू, करे, फिकर। आलू मतलब एल्युमिनियम, करे मतलब क्रोमियम, फिकर मतलब Fe। तो ग्रुप थर्ड ऑफ बेसिक रेडिकल्स इन सॉल्ट एनालिसिस कौन है? एल्युमिनियम, क्रोमियम और आयरन। और पीरियोडिक टेबल में आयरन, कोबाल्ट, निकिल एक साथ हैं। तो ये 5 मेटल जो आपकी नॉलेज में आए, कौन कौन से? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, एल्युमिनियम और क्रोमियम। ये 5 मेटल्स ऐसे हैं, खास मेटल्स हैं तो और भी,
अपने सिलेबस के नजरिए से अगर देखें तो ये 5 मेटल्स ऐसे हैं जो कॉन्सेंट्रेट HNO3 के संपर्क में आने पर पैसिव हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट आप लिख लें। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, FeCONi कैसे याद रहेगा आपको? पीरियोडिक टेबल में FeCONi एक ही साथ है ग्रुप 8 में, और साल्ट एनालिसिस में आलू करे फिकर एक साथ है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, एल्युमिनियम when come in contact with concentrate HNO3 become passive due to formation of metal oxide, due to formation of a thin protective layer of metal oxide. Iron, cobalt, nickel, aluminum, chromium become passive when come in contact with concentrated HNO3 due to formation of a thin protective oxide layer on the surface of these metals. Fe3O4, CO3O4, Ni2O3, Al2O3 और Cr2O3। मतलब ये जो कॉन्क HNO3 है इन मेटल्स का ट्रांजिएंट रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन कर देता है। मतलब नेसेंट ऑक्सीजन देने की इतनी ज्यादा इच्छा है कॉन्क HNO3 में कि इनको जैसे ही ऑक्साइड दिया तो ये जो ऑक्साइड्स हैं उस सरफेस पे चिपक जाते हैं और वो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती है, ऑक्साइड लेयर। और उसके बाद जब मेटल के ऊपर लेयर डिपॉजिट हो गई तो फिर वो नॉर्मल फंक्शन कर नहीं पाएगा मेटल। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर, थिन प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्मेशन की वजह से ऐसे मेटल्स पैसिव हो जाते हैं। तो ये हम लोग को याद ही करना पड़ेगा। ऑक्साइड लेयर जो होती है उसके जमने की वजह से उसके साथ अटैच हो जाती है मेटल के साथ, और इसको हम लोग बोलते हैं थिन लेयर होती है। मतलब उसकी थिकनेस बहुत कम है। प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव मतलब मेटल को प्रोटेक्ट कर रही है। अब मेटल और किसी एसिड के बीच में कांटेक्ट हो ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ दिस लेयर। तो अब पहला क्वेश्चन देखिए आपका हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में जर्मन सिल्वर लिखा है, इज एन अलॉय ऑफ 3 मेटल्स। तो कॉपर, जिंक, निकिल है, लेकिन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स हैं तो निकिल कॉपर जिंक हो जाएगा। निकिल का 28 है, कॉपर का 29 है, जिंक का 30 है, तो निकिल कॉपर जिंक। तो M1 हो गया निकिल, M2 हो गया कॉपर और M3 हो गया जिंक। अब इस एलॉय की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराई गई तो प्रोड्यूसेस ए मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस G1 G2। तो ऑब्वियसली कॉपर और जिंक की रिएक्शन मानोगे। निकिल की भी अगर कराओगे तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ पैसिव होता है, ये भी ध्यान रखना है। डाइल्यूट HNO3 में क्षमता नहीं होती पैसिव करने की। लेकिन यहां पर हम लोग ये तो मानेंगे ना भैया कि चलो निकिल रिएक्शन नहीं कर रहा है या कर भी रहा है तो NO निकल रही होगी। तो 2 गैसेस कौन कौन सी हो गई? NO और N2O। इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट लिखा है तो G1 हो गई NO, G2 हो गई N2O। अब पूछा है कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो M1 becomes passive when comes in contact with conc HNO3। तो M1 जो है निकिल का, और M2 ऑन रिएक्शन डाइल्यूट HNO3, M2 क्या है? कॉपर। कॉपर के साथ NO निकलेगी, सही है। और M3 क्या है? जिंक है। जिंक के केस में तो G2 निकलेगी। और फ्यूज्ड NaOH के साथ, तो जिंक की रिएक्शन अगर फ्यूज्ड NaOH से कराएं तो इसमें क्या करते हैं? सोडियम का ऑक्साइड बना देंगे और जिंक का ऑक्साइड।
यानी Na2ZnO2, ध्यान रहे फ्यूज NaOH है, मतलब पानी नहीं है, H2 गैस निकलेगी। ये गैस G3 whose atomicity is same as of G1, तो आंसर क्या मैच कर रहा है? ABD हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ टू मेटल्स, तो सेकंड करिए फिर आंसर बताइए। ACD। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दो मेटल्स ऐसे हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम, जिनकी रिएक्शन अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 से कराएं, भाई नॉर्मली मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है, मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो H2 गैस निकलती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में ऐसा हुआ ही नहीं कि H2 निकले, कभी N2O निकल रही है, कभी NO निकल रही है, कभी अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है, एंड H2 तो निकल ही नहीं रही। लेकिन जब मन मांगे एसिड के साथ रिएक्शन में, मन मांगे किससे? बड़े दिल वाले से। क्या बात है भैया, तुम एसिड हो, हम मेटल है, H2 नहीं निकल रहा, चक्कर क्या है? तो जब बड़े दिल वाला HNO3 होगा, बड़े दिल करेगा, ठीक है बेटा आज हमने बड़ा दिल किया, निकाल लो H2 बेटा तुम, तो मन मांगे तो उस केस में क्या होगा? H2 गैस निकलेगी। यानी इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, केवल एसिड का बिहेवियर शो कर रहा है कि ठीक है भैया तुम्हारी इच्छा है, मन मांग रहा है, तो हम एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तुम H2 निकाल लो। हम बड़े दिल वाले हैं ऐसे हालात में कि हमारे अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर अत्यंत कम हो गई और तुम मुराद मांग रहे हो। मैग्नीज नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो इस रिएक्शन में HNO3 shows its acidic property, not oxidizing property। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तब बोलेंगे जब नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा हो, +5 से किसी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा हो। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस के आंसर कहां तक पहुंचे? सेकंड का आंसर क्या आया? ACD। थर्ड में AD, एन एलॉय कंटेनिंग 4 मेटल्स, लिखा है डेंटल अमलगम। तो डेंटल अमलगम का आपको बताया था मैंने, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। तो पहले तो आप 4 मेटल्स कौन कौन से, एक तो सिल्वर अमलगम, सिल्वर मर्करी हो गया, और कॉपर टिन हो गया। अब आप M1 M2 M3 M4 पहले डिसाइड कर लो, डिसाइड करने के बाद बताओ कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसमें। केवल ए? केवल ए पार्ट आएगा, थर्ड का आंसर ए पार्ट आएगा, बाकी ऑप्शंस किसी न किसी वजह से गलत होंगे। अगर आप M1 M2 M3 M4 प्रॉपरली सिलेक्ट कर ले रहे हो तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कई जानकारियां मिल रही हैं कि ब्रास क्या है, ब्रॉन्ज क्या है, जर्मन सिल्वर क्या है, और ये डेंटल अमलगम क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रायते हैं, बहुत सारा डिटेलिंग है, इसलिए जहां मौका मिले इंफॉर्मेशन को गैदर करने का उसको पकड़िए और नोट्स में शामिल करिए उसको। आप स्वयं नोट्स बनाइए, इस शीट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके नोट्स खुद बनाइए, पॉइंट वाइज, पहला दूसरा तीसरा ऐसे, नहीं तो याद नहीं कर पाएंगे, बहुत सा इसमें मैटर है। चौथा क्वेश्चन करें अगर, तो वर्शिप ऑफ गॉड में कौन सा, पीतल ही तो यूज करते हैं पूजा के आइटम्स में।
तो एन एलॉय मेड ऑफ टू मेटल्स। अब किस भगवान की पूजा कर रहे हो तो देखो आप, जनरली जो है पीतल के ही, मैं कांसा अवॉइड करते हैं, कांसा को असुर मानते हैं उसको, तो आप यूज करते हैं? चलिए ठीक है। नॉर्मली बताइए, ब्रॉन्ज और ब्रास में से नॉर्मली जो ब्रॉन्ज के लिए मेंशन्ड है कि पीतल यूज करते हैं वर्शिपिंग गॉड में। चलो ऑप्शन देख लो। Which of the following is are correct? अब आगे क्या लिखा है? If it is, आगे शायद इंफॉर्मेशन और दी that both M1 and M2 are also present in German silver. ये आप ही वजह से इंफॉर्मेशन दी है। आगे देखिए क्या लिखा है। If it is known that, क्योंकि अपनी अपनी आस्था अलग अलग है, M1 and M2 are also present in German silver, तो और क्लेरिफाई कर दिया है। ठीक है, तो M1 M2 क्या होंगे? कॉपर जिंक होगा, निकिल तो यूज नहीं करते हैं भगवान की भक्ति में। क्या आंसर आएगा चौथे का? एडी आएगा, बीडी आएगा। M1 और M2, तो M1 तो आपका कॉपर हो गया, M2 हो गया जिंक। तो ए पार्ट में डाया मैग्नेटिक गैस लिखा है, तो NO निकलेगी ना। आपने डाई एटॉमिक समझ लिया होगा, डाया मैग्नेटिक लिखा है ना बेटा। 2.5 घंटे की पढ़ाई के बाद दिमाग खराब होता है, आंखें थोड़ा खराब होती हैं। डाया मैग्नेटिक लिखा है, डाई एटॉमिक नहीं लिखा है। तो आंसर चौथे का क्या बना? बी और डी बना। पांचवे में नाइट्रिक एसिड कैन नॉट रिएक्ट विद, एक बात ध्यान दीजिएगा, अमॉन्ग हेलोजेंस केवल आयोडीन है जिसके साथ HNO3 रिएक्शन करता है। ओनली आयोडीन के साथ ही HNO3 रिएक्शन करेगा। F2Cl2Br2 के साथ HNO3 की कोई रिएक्शन नहीं, मतलब Br2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा HNO3। Br2 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I2 को कर लेगा क्योंकि I2 में रिड्यूसिंग पावर ठीक ठाक होती है। द ओनली हेलोजन विच कैन रिएक्ट विद HNO3 इज आयोडीन। और नाइट्रोजन को तो कौन ऑक्सीडाइज कर पाएगा? वो तो बर्कलैंड आइड प्रोसेस में 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं, तब जाके N2O2 से रिएक्शन करके NO बनाती है। तो आंसर पांचवे में क्या आएगा? CD आएगा। और छठे क्वेश्चन में आयोडीन सॉलिड है, उसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो छठे में ऑल करेक्ट आ रहा है। यस सर। फास्फोरस के बारे में आपको आइडिया है? फास्फोरस, जो व्हाइट फास्फोरस है वो वैक्सी सॉलिड होता है। व्हाइट फास्फोरस इज ए वैक्सी सॉलिड। और आपको शायद डीएनए में पता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में फास्फेट होता है, और बोन्स में भी फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट को बोलते हैं फास्फोराइट बोन ऐश। बोन ऐश का फार्मूला अगर पता हो आपको, बोन ऐश ये फार्मूला है। कैल्शियम फास्फेट को बोन ऐश बोलते हैं। और सोडा ऐश का फार्मूला क्या है? Na2CO3। और पर्ल ऐश K2CO3। तो A is a white waxy solid. It is an essential part of life. वह बोन्स में मौजूद है। डीएनए में देखिए, when combined with oxygen to make a substance, मतलब phosphate या phosphoric acid which holds our DNA together, makes our bones strong. A reacts with conc HNO3 to give an acid B along with the gas G. तो acid B क्या होगा? H3PO4 phosphoric acid। और गैस G क्या होगी?
NO2। और आपको ये पता होगा कि व्हाइट फास्फोरस ग्लोज इन डार्क, ये मालूम है, अंधेरे में चमकता है। व्हाइट फास्फोरस ग्लोज इन डार्क, अंधेरे में चमकने वाली प्रॉपर्टी है फास्फोरस में। तभी तो इसको डेविल एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि जो बोन का स्ट्रक्चर होगा अंधेरे में रख दो तो लगेगा भूत आ गया है, वो चमकेगा ना वो, इसीलिए इसको बोलते हैं डेविल एलिमेंट। तो फास्फोरस बोन्स में मौजूद है, और बोन्स का स्ट्रक्चर आप खड़ा करके रख दीजिए अंधेरे में तो ग्लो करेगा डार्क में। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डेविल्स एलिमेंट। जब फास्फोरस का टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें और विस्तार से बताएंगे। तो क्या आंसर आएगा 7वें का? ऑल क्यों होगा बेटा? G इज ऑब्टेन्ड व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड। पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करने पर NO2 नहीं निकलती है। कि NO3 को हीट करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी? केवल ऑक्सीजन निकलेगी ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बना? ABC बना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 अगर छोड़ दो, 9वां देखो। 8 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन कर सकते हो। ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेज इज ऑब्टेन्ड इन। ए पार्ट में क्या 2 निकलेंगी? NO और N2O। बी पार्ट में कार्बन की रिएक्शन कौन के HNO3 से 2 निकलेंगी, CO2 प्लस NO2। और लास्ट पार्ट में केवल 1 निकलेगी, 2 नहीं निकलेंगे ऐसे ना। और ऑक्सैलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से। तो ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या है? H2C2O4। और जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करोगे तो इसमें से वाटर निकाल देगा। अब जो बचेगा वो लिख दो। क्या बचेगा? CO प्लस CO2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शंस है, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रहेंगी अगर आप थोड़ा मन से उसको पढ़ोगे तो। कि कौन H2SO4 में डिहाइड्रेटिंग पावर है, वाटर निकाल लिया, वाटर निकालने में देखो क्या बच रहा है। कॉमन सेंस ही समझ जाओगे। ऑक्सैलिक एसिड को कौन H2SO4 के साथ हीट करने पर CO प्लस CO2। आंसर इसका क्या हो जाएगा 9th का? ABC। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। डाई एटॉमिक गैस इज प्रोड्यूस्ड इन। डायटोमिक गैस इज प्रोड्यूस्ड इन। ए पार्ट में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? N2O। बी पार्ट में कोई गैस नहीं निकलेगी। और सी में NO2। ये मत समझना कि Mg है तो H2 निकलेगी, हमेशा नहीं निकलती जब बड़े दिल वाला होगा। कॉन्सेंट्रेट HNO3 में NO2 ही निकालेंगे आप। लास्ट पार्ट में O2 गैस। तो आंसर इसका केवल लास्ट पार्ट बनेगा। सीधी मत कर देना, M लिखा है सोचो। तो 11वें में डी पार्ट केवल देंगे। मैग्नीशियम को कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो NO2 गैस ही निकलेगी। 12वें में डायामैग्नेटिक गैस, न पढ़ लेना डायटोमिक, डायामैग्नेटिक गैस। ए पार्ट में कौन सी गैस निकल रही है? ए पार्ट में कोई नहीं गैस निकलेगी भैया। जिंक प्लस वेरी डाइल्यूट। रिकॉल करिए, नोट्स देखिए। जिंक प्लस वेरी डाइल्यूट HNO3। अमोनियम नाइट्रेट बनेगा ना इसमें। सेकंड पार्ट में क्या डायामैग्नेटिक गैस निकलेगी? लेड नाइट्रेट को अगर हीट करें, अरे NO2 भी पैरामैग्नेटिक है, O2 भी पैरामैग्नेटिक है। O2 MO थ्योरी से आपको ध्यान होगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और लास्ट पार्ट में कौन सी गैस निकल रही है? O2। O2 पैरामैग्नेटिक है। तो जो सी पार्ट है वो आपने पढ़ा नहीं है, इसका मतलब सी आंसर होगा। कई बार एग्जाम में भी ऐसा सवाल आ सकता है कि 3 पार्ट्स के बारे में आपको पता था और क्वेश्चन जबकि मल्टीपल चॉइस का है, तब भी कर लिया। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या क्या बनाएंगे, बाकी इसका डिटेलिंग तो हम बाद में बताएंगे जब H2SO4 में आएंगे। पोटेशियम का सल्फेट बना लो और आयरन का सल्फेट बना लो, बनाइए। इसमें आप खुद पूरी करेंगे रिएक्शन। पोटेशियम के जितने सल्फेट बन सकते हैं कितने बनेंगे? ट्वाइस, 4 के है ना। और आयरन का सल्फेट बना लो। आयरन का कौन सा सल्फेट? FeSO4 +2 वाला ही। और N का सल्फेट कौन सा बनेगा? N का सल्फेट अमोनियम सल्फेट -3 वाला। N का सल्फेट का मतलब अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट कितने बना लेंगे? अमोनियम सल्फेट बताइए कितने बनाए? 3 बना लें। अब सल्फेट कितने हो गए यहां पे? 3 1 4 2 6। H राइट साइड में कितने हैं? राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8 3 24 राइट साइड में। 4 दूनी 8 3 24 लेफ्ट साइड में 12 है। तो 6 वाटर ऐड कर दें तो H 24 हो गए। अब क्या क्या अभी अछूता रह गया है? 6 कार्बन का भी कुछ हुआ ही नहीं। 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन, तो क्या गैस निकली? CO गैस निकल गई। तो पोटेशियम फेरोसाइनेट को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो CO गैस निकलेगी। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन पेंडिंग रह गए? 8 और 10। इसको ट्राई करिएगा। गाने की ताकत बची है। गाना चलिए गा देते। कोई वो लोग कहाँ के गिटारिस्ट आए हैं, बैठे हैं? अच्छा, तो आप लोग पढ़ रहे थे?